तो पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए आवश्यक नहीं है, उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है, पहले प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या क्या लेकर, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, खनिज लवण जो होते हैं जमीन से लेते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पूरी होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जब क्या होता है, ऊर्जा बनती है और क्या होता है, अपना भोजन बनाते हैं, साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ये निकलती है बाद में, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है कौन सी गैस, कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने के लिए। बाकी तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो आपका है सौर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं आप इसे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी या जल, ठीक है। और जो हरे पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों में कौन से रंग का जो रसायन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पर्णहरित कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्या है, कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, ठीक है, प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकलती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, जिसका उपयोग कौन करते हैं, जीवधारी करते हैं, सभी जीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे जो जो जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से हाई कर दीजिए बेटा, उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 2, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, ठीक है। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। तो इसका ऑप्शन है आपका, जो डायफ्राम है वो कहाँ पाया जाता है, फेफड़ों के पास पाया जाता है, ठीक है। तो क्या श्वसन से संबंधित है, डायफ्राम किससे संबंधित है, श्वसन से। किससे, श्वसन से। डायफ्राम, ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी है श्वसन। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है उनका आंसर सही है आपका, ठीक है। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, तो ये है आपका श्वसन से, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन है, देखो मैंने सन भी लिखा हुआ है, हर साल ये आपके क्वेश्चन बोर्ड पे आ रखे हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देके पढ़िए, इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा, ताकि आपको क्या हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट जाए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ वो कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिले हुए हैं, हाई स्कूल के, ठीक है, किसी न किसी वर्ष में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। तो डायफ्राम है मनुष्य के श्वसन तंत्र से, ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित भाग है डायफ्राम, ठीक हो गया। डायफ्राम आपका श्वसन तंत्र से संबंधित भाग है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोमेन संपुट, ठीक है, बोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, बोमेन संपुट, ठीक है। बोमेन संपुट किस तंत्र से संबंधित भाग है, तो बोमेन संपुट है आपका उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट आपका है उत्सर्जन से संबंधित भाग, ठीक है। बोमेन संपुट, सभी क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ सभी के आंसर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोमेन संपुट, ठीक है, बोमेन संपुट उत्सर्जन, मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित भाग है, ठीक है। बोमेन संपुट 2016 में आपसे पूछा गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, ठीक है, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। 2016 और 27 में, सॉरी 2016-17 में हो गया, 27 गलती से हो गया, 2016 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2016 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित, तंत्र से किस तंत्र से संबंधित भाग है, ठीक है। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, तो आंसर है इसका परिवहन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र में होती है लसिका, ठीक है। लसिका कहाँ पाई जाती है, परिवहन तंत्र में। ऑप्शन आपके सामने है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो आपका है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? ठीक है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय के नीचे छोटी सी एक वो होती है, ग्रंथि होती है छोटी सी, इसे कहते हैं पित्ताशय। अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहा जाता है इसे, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है पित्ताशय में। ठीक है, मानव शरीर में पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पादप में जाइलम का कार्य है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का कार्य है। दो चीजें, दो होते हैं उसमें, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का जो कार्य है, तो जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। ठीक है, जल का परिवहन करना होता है कार्य किसका? जाइलम का। जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। तो जाइलम अगर याद रखने के, इसलिए जो जाइलम है जे से, जौ से स्टार्ट है, ऐसे जल का परिवहन समझ लीजिए। ठीक है, याद करने का आसान हो जाता है। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है? वो भोजन पदार्थों को शरीर के पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। ठीक हो गया, पादप में जाइलम का कार्य जल का वहन करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मनुष्य में, मनुष्य शरीर में वृक्क, वृक्क किससे संबंधित भाग है? ठीक है, वृक्क किससे संबंधित भाग है बताना है हमें। तो ऑप्शन दिए हैं, परिवहन, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, तो वृक्क किससे संबंधित भाग है? उत्सर्जन से। ठीक है, वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। परिवहन में नहीं होता उपयोग इसका। ठीक है, पोषण से भी नहीं है, श्वसन से भी नहीं, किससे है? उत्सर्जन से। मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर। ठीक है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? 2020 में पूछा गया, तो आंसर है इसका उत्सर्जन। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे एक डायग्राम, शायद एक फिगर आना था, फिगर नहीं आ पाया, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक छात्र ने पत्ती के बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्या रेखित चित्र बनाया, किस संख्या द्वारा चिन्हित भाग क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है? अब इसमें आपको दिया नहीं, चित्र आपके सामने नहीं दिख रहा है तो हो नहीं पाएगा, लेकिन इसका आंसर आपका रहेगा 4। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने डायग्राम देख रखा है, तो इसमें क्या है, चारों को अंकित कर रखा है, तो 4 बार है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट दिखा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है? ठीक है, कौन सा पादप ऊतक नहीं है? पादप ऊतक कौन सा बताना है आपको। ठीक है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, पादप ऊतक। ठीक है, पादपों में पाए जाने वाले ऊतक में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए, पादपों में पाए जाने वाले ऊतक के नाम बता रहा हूँ। पहले पादपों में पाया जाता है मृदु ऊतक। ठीक है, ये पादपों में पाया जाता है। दूसरा आपका विभाज्य ऊतक, ये भी आपका पादपों में पाया जाता है। ठीक है, मृदुतक, विभाज्योतक और दृढ़ोतक। ठीक है, ये दृढ़ोतक, ये भी क्या पादपों में पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ऊतक आपके किस में पाए जाते हैं? दृढ़ोतक क्या करता है? पादपों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, ये विभाजन के लिए कार्य करता है, विभाज्योतक है। और ये मृदुतक क्या करता है? उन पत्तियों को देखता है। ठीक है, तो जो आपका पादप ऊतक नहीं है, तो पादप ऊतक बचा कौन सा? उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक, ये आपका पादप हार्मोन, पादप ऊतक नहीं है, सॉरी, पादप ऊतक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं है? 2010 में पूछा गया है। पादप ऊतक नहीं है, उपकला ऊतक, पादप ऊतक नहीं है। ठीक है, उपकला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिथिलियमी ऊतक। ठीक है, पादप ऊतक कौन सा ऊतक नहीं है? उपकला ऊतक या एपिथिलियमी ऊतक। ठीक है, ये क्या है आपका? पादप ऊतक नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है, ठीक है,
जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है तो पत्ती का बिना ढका भाग, ठीक है, बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है, जिसकी जगह किसकी हो जाएगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति को प्रकट करता है, ठीक है। तो नीला काला भाग किसकी उपस्थिति को प्रकट करता है, तो देखिए आयोडीन की बूंदें डाली जाती है, ठीक है, तो पत्ता क्या हो जाता है, नीले काले रंग का हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये क्या दिखा दर्शाता है, डी स्टार्च को दर्शाता है, ठीक है। स्टार्च की वजह से क्या होता है, पत्ते का रंग नीला काला पड़ जाता है, ठीक है। आयोडीन आयोडीन पड़ते ही, स्टार्च में आयोडीन पड़ता है तो क्या होता है, नीले काले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पत्ती की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो ये तो आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पत्ती की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं रंध्र। क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा, ठीक है। द्वार कोशिका नहीं है, केंद्रक नहीं है, हरित लवक नहीं है, ठीक है। जो हरित लवक क्या है, हरे रंग का केमिकल होता है पत्तियों में पाए जाने वाला। लेकिन जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण और उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। ये क्या है, पत्तियों के अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। मैं ऑप्शन को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक हो गया, रंध्र कहलाते हैं। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन या अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन बी आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न 13। श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है। थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जब श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है, तो श्वसन कब करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो ये होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, श्वसन क्रिया में, वो तो भोजन बनाने की क्रिया है, ठीक है। श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है, ठीक है। श्वसन क्रिया में पौधों से जो मुक्त होती है गैस, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रात के समय होती क्रिया, ठीक है। ज़्यादातर क्या होती है क्रिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं पेड़ पौधे, वो रात में होता है, ठीक है। रात में श्वसन होता है। दिन में क्या होता है, दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, और जब भोजन बनता है तब ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन जब श्वसन क्रिया होती है पौधों में, तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए, ठीक है। 2010 में पूछा गया, क्या कहा जा रहा है, श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए। तो श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले बीज कौन से होने चाहिए, शुष्क बीज नहीं, भुने बीज नहीं, उबले बीज भी नहीं। तो आंसर क्या है, अंकुरित बीज होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्वसन किन में होगा, जीवित बीजों में होगा ना, अंकुरित होंगे तभी उनमें क्या हो पाएगा, श्वसन क्रिया को देख पाएंगे हम, ठीक है। श्वसन क्रिया किसमें होगी, जो बीज जीवित होंगे अर्थात अंकुरित होंगे उसमें, ठीक है। अंकुरित बीज होंगे, अंकुरित बीजों में क्या होगा, आप श्वसन क्रिया को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मछली, कॉकरोच, केंचुआ, चिड़िया। इसका भी आपको आंसर पता है, कौन लेता है गलफड़ों से, गिल्स कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में। तो ये है मछली, ठीक है। क्या है, मछली आपकी क्या करती है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट या परेशानी लगती है तो क्या करें, आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए।
ठीक है। प्रश्न 16 है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। ठीक है, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। दूसरा क्या होता है, जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है वो कौन था, फ्लोएम था। ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है वो कौन है, फ्लोएम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, रचित आए हैं बेटा, स्वागत है आपका। हाय बेटा, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन, हाँ सॉरी स्क्रीन चली गई थी आपकी। तो फ्लोएम हो चुका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये यहाँ पे पायरुवेट है। ठीक है, पायरुवेट गलत आ गया, पायरुवेट के विखंडन। ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन। ठीक है, तो पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पायरु पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है इससे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही मानव शरीर का क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अवरोधनी पेशियां निम्नलिखित में से किसके निकास पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, अवरोधनी पेशियां किसके निकास पर, निम्नलिखित में से किसके निकास पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय और गुदा द्वार। ठीक है, अमाशय और गुदा द्वार के निकास पर उपस्थित होती कौन सी पेशियां, अवरोधनी पेशियां। ठीक है, अवरोधनी पेशियां कहाँ होती, अमाशय और गुदा द्वार के निकास पर। ठीक है, यहाँ पर होती अवरोधनी पेशियां। ठीक हो गया, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रबल व्यायाम करते समय व्यायामियों की बाहरी पेशियों में क्रैम्प आने का कारण है, क्रैम्प होगा बेटा वो। ठीक है, क्रैम्प आने का कारण है पायरुवेट निम्नलिखित में परिवर्तन होता है। हाँ, प्रबल व्यायाम करते समय व्यायामों की बाहरी पेशियों में क्रैम्प आने का कारण है पायरुवेट का निम्नलिखित में परिवर्तन होना। ठीक है, पायरुवेट का किस में परिवर्तित होना, तो पायरुवेट किस में परिवर्तित होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, जब अधिक व्यायाम करते हैं तो व्यायामों की बाहरी पेशियों में जो क्रैम्प आने का कारण है वो है पायरुवेट में, क्या, पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलना। ठीक है, पायरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल में बदलना। ठीक है, लैक्टिक अम्ल इसमें बदलता है, इस वजह से क्या होता है, पायरुवेट का परिवर्तित हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण से। ठीक है, लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ये इसका किण्वन होता है किसका, पायरुवेट का। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, प्रबल में उसमें। ठीक है, 19 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन केंद्र है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन केंद्र है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन केंद्र कौन सा है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण और नियमन करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, मेरुरज्जु बाकी उद्दीपनों को देखती है। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका जो नियंत्रण और निगमन करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कना ये सब करना कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, मॉड्यूला मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये करता है, इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करने का केंद्र है। ठीक है, मेरुरज्जु बाह्य अतिरिक्त शरीर की अन्य
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करती हैं, ठीक है, और भी काम होते हैं उसके मेरुरज्जु के, ठीक है। तो मेन है आंसर, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन केंद्र है मेड्यूला ऑब्लागेंटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा। मेड्यूला ऑब्लागेंटा क्या आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 21, अवधु, ठीक है, यहाँ पे गलत हो रखा है, अवूट ग्रंथि है, ठीक है, अवूट ग्रंथि है यहाँ पे बेटा, टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। अवूट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स है, ठीक है, अवूट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स है, ठीक है। अवूट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन सा है? अवूट ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसका नाम है आपका थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन होता है, इसी को ये है थायरॉक्सिन होता है, किससे? अवूट ग्रंथि से, ठीक है, अवूट ग्रंथि कहते हैं इसे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रखी है, अवधु हो रखी है, ये है अवूट है यहाँ पे। अवूट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन सा? थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन है। कौन सा हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन ग्रंथ है, ठीक है। ये क्या है? एक जंतु हार्मोन्स है, जीवों में पाए जाने वाला हार्मोन्स क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्साइड भी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? देखिए पादप हार्मोन्स बोला है, जंतु हार्मोन्स नहीं बोला है। दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, पादप हार्मोन्स के नाम भी पूछता है, जंतु हार्मोन्स के नाम भी पूछता है। तो देखिए ऑक्सीन, थायरॉक्सिन, अभी बताया था मैंने, थायरॉक्सिन कौन सा है? जंतु हार्मोन्स है। ऑक्सीन भी आपका क्या है? जंतु हार्मोन्स है, ठीक है। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी क्या है? जंतु हार्मोन्स। ये तीनों क्या है? जंतु हार्मोन्स है, लेकिन हमें बताना क्या है? पादप हार्मोन्स। तो साइटोकाइनिन क्या है आपका? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है आपका? पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन क्या हमारा? पादप हार्मोन्स है। क्लियर हो गया? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, बाकी तीनों जंतु हार्मोन्स क्या है? ऑक्सीन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन क्या है? जंतु हार्मोन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जड़वा मनता, क्रिटिनिज्म मनता रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो किसकी, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी करते हैं तो थायरॉक्सिन की कमी होती है, क्योंकि आयोडीन क्या करता है? थायरॉक्सिन बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? जड़वा मनता। ये क्या है? जड़वा मनता, जड़वा मनता, घेंगा, ये सब क्या है? थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना भी रखी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जड़वा मनता रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? जड़वा मनता किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। जड़वा मनता रोग थायरॉक्सिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, ठीक है। न्यूरॉन में, किस में? न्यूरॉन में क्या होता है? तो न्यूरॉन के बारे में आपने देख रखा, मैंने बता रखा न्यूरॉन के बारे में। तो जब न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, तो किस में, किसकी वजह से, किसकी मदद से होता है? युग्मानुबंध की मदद से, ठीक है। युग्मानुबंध की मदद से क्या होता है? युग्मानुबंध क्या करता है? विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग, ठीक है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, ठीक है। कैसे होता है? युग्मानुबंध में होता है, ठीक है, युग्मानुबंध में स्थानांतरित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फलों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ये आपने देख रखा होगा, ये होता है आपका एथिलीन, ठीक है। क्या होता है आपका आंसर है इसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में, ठीक है। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एथिलीन हार्मोन्स क्या होता है? यही क्या करता है? पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन्स क्या करता है? फलों को पकाने का कार्य करता है, और हम उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या करते हैं? हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं आज की डेट में, ठीक है। आज के फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है क्या? एथिलीन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन।
आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी होती जाती है। ठीक है, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर यह और घनी होती जाती है। क्यों होती है? कारण है उसका शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। ठीक है, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। ठीक है, पेड़ पौधों जो झाड़ियां होती है, झाड़ियों में क्या होता है, अधिकांश पेड़ पौधों में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, शीर्ष भाग तक भोजन पहुंचाने के लिए पहला काम कहाँ होता है, शीर्ष भाग को पौधे पहुंचाना। अगर शीर्ष भाग काट दिया जाए, उसकी झाड़ियों का शीर्ष काट देंगे तो क्या होगा, प्रमुखता खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि शीर्ष भाग है नहीं तो उधर को क्या है, उसमें खनिज पोषक तत्वों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी पेड़ पौधों को। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, उसमें भाग निकाल देते हैं। ठीक है, तो शीर्ष बनते हैं, इससे झाड़ियाँ क्या होती हैं, और घनी हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती है। क्यों? शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। ठीक है, जो शीर्ष प्रमुखता का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। क्यों? शीर्ष काट दिया जाता है इसलिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु हार्मोन है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, जंतु हार्मोन्स पूछा गया है। अभी तक पहले, इससे पहले पादप हार्मोन्स के बारे में बात की थी हमने, और जंतु हार्मोन्स मैंने बताए थे कौन से जंतु हार्मोन्स हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, जंतु हार्मोन्स कौन सा है हमारा, देखिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। तो ये तीनों जो हार्मोन्स है ये क्या है, पादप हार्मोन्स है। तो हमारा जो हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स क्या हमारा, थायरॉक्सिन है। ठीक है, थायरॉक्सिन है। ठीक है, अवुड ग्रंथि से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अवुड ग्रंथि स्रावित करती है इसको, बताया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थायरॉक्सिन कौन सा जंतु हार्मोन्स, कौन सा है, थायरॉक्सिन क्या है, एक जंतु हार्मोन्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में कौन कौन आवर्तबीजी एंजियो स्पर्मी पौधे पौधा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आवर्तबीजी पौधा नहीं है? ठीक है, आवर्तबीजी पौधा नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में क्या आवर्तबीजी पौधा नहीं है, बताना है हमें। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, मक्का। दूसरा ऑप्शन दिया गया हमें सरसों। तीसरा दिया, सी दिया हमें मशरूम। ठीक है, तीसरा कौन सा है, मशरूम है। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास जो दिए हैं पर्याप्त है हमारे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन आवर्तबीजी पौधा नहीं है? तो आवर्तबीजी पौधा जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, मशरूम। मशरूम क्या है, आवर्तबीजी पौधा नहीं है। मशरूम आवर्तबीजी पौधा नहीं है। ठीक है, आवर्तबीजी पौधा नहीं है, मशरूम आवर्तबीजी पौधा नहीं है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29, पाइनस। ठीक है, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न, ठीक है, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। ठीक है, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। ठीक है, तो पाइनस में क्या होते हैं, नर शंकु, मादा शंकु, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाइनस के गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु कौन से होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों। ठीक है, पाइनस में, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं ये दोनों। ठीक है, आंसर नर और मादा शंकु दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 में, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं कहाँ? तो ये हो जाएगा आपके वृषण में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो स्त्री में अंड का निषेचन होता है, कहाँ होता है आपका? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फिलोपियन नलिका में। ठीक है, फिलोपियन नलिका में, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है यहाँ पे, राइट है। ठीक है, 28 दिनों में। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33,
एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन से हैं, ठीक है। एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक लिंगी, पपीता तो है लेकिन सरसों नहीं है, ठीक है। गुड़हल और तरबूज नहीं, गुड़हल और तरबूज नहीं, तरबूज है लेकिन गुड़हल नहीं है, ठीक है। एक लिंगी पुष्प धारण, तो तरबूज और पपीता क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरबूज भी क्या है, एक लिंगी पुष्प धारण करता है, और पपीता भी एक लिंगी पुष्प धारण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन से हैं, तो तरबूज और पपीता, ठीक है। दोनों में क्या होता है, एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे क्या, किस पर किए थे, मटर के दाने पर, ठीक है। मटर के दाने पर किए थे, ठीक है। मटर के दानों पर किया गया था, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, अनुवांशिक अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो भैया अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, लेमार्क ने, हागो डी ब्रिज ने, ठीक है, हागो डी ब्रिज ने, डॉर्विन ने, और पुन्नेट ने, ठीक है। वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्णवाद का सिद्धांत आपको किसने दिया था, वर्णवाद का सिद्धांत दिया था किसने, डॉर्विन ने, ठीक है। डॉर्विन ने क्या कहा था, वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। एक मिनट में हाईलाइट कर दूं। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डॉर्विन ने, ठीक है, डॉर्विन ने दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने किया था, ये था आपका ऑप्शन लैमार्क ने, ठीक है। किसने, लैमार्क ने किया था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था, ठीक है। लैमार्क का था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। सारे सिद्धांत की मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, सभी सिद्धांत डिटेल मैंने पढ़ा रखे हैं। तो आपने क्या करना है, जिन बच्चों को इन सिद्धांतों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिल पाता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट में ही। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स वाई किसमें जाते हैं, मानव में, ठीक है। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, मानव में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानव में, मानव में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक हो गया। आंसर समझ में आ गया, 38 एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39, छिपकली में उच्च ताप संसेचन संसेचन उत्पन्न करता है, ठीक है। छिपकली में उच्च ताप संसेचन उत्पन्न करता है। नर संतति मादा संतति, नर तथा मादा दोनों संसेचन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर इसका है आपका, छिपकली में उच्च ताप का संसेचन उत्पन्न करता है नर संतति, ठीक है। कौन करता है, नर संतति। ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कौन से गुण उत्तरदायी होते हैं, कीटों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, कीटों में कहा है, ठीक है, मनुष्यों में नहीं कहा है। कीटों में कहा तो क्या हो जाएंगे, कीटों में होते हैं एक्स ओ, ठीक है, एक्स ओ। कीटों में क्या होते हैं, एक्स ओ गुणसूत्र होते हैं, जो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। एक्स ओ गुणसूत्र कहा जाता है उसे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एक्स ओ गुणसूत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लाल तथा सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। क्या लिखा है, लाल और सफेद पुष्प वाले
शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? पहला लिखा है सभी लाल पुष्प, फिर है आधे लाल आधे सफेद पुष्प, ठीक है, सभी गुलाबी पुष्प, और फिर सभी सफेद पुष्प। तो लाल और सफेद का करेंगे तो सभी लाल पुष्प प्राप्त होंगे हमें, ठीक है, लाल पुष्प प्राप्त होंगे। ये हमने कब पढ़ा था? मेंडल ने हमें बताया था, ठीक है, कि रंग इन सब पे भेद पे वो नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या था? मेंडल का प्रयोग था। मेंडल ने मटर के दाने पे जो प्रयोग किए थे उनसे हमें पता चला था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो लाल और सफेद मिलकर ऐसा नहीं कि गुलाबी बनेंगे या लाल आधे सफेद होंगे एक ही पेड़ पे फूल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लाल और सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे के मध्य संकर कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? तो सभी लाल पुष्प प्राप्त होंगे, ठीक है, ठीक है, सभी क्या होंगे? लाल पुष्प वाले प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्त्रियों के अंडाणु का निषेचन 22Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो संतति की गुणसूत्र संरचना होगी 22Y, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखो 22 22 है तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे वाई, और एक हो जाएगा हमारा 44 तो हो जाएंगे वाई वाले, और प्लस एक क्या होगा? एक्स वाई हो जाएंगे, ठीक है, एक्स और वाई टोटल कितने होंगे? ये तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको हाईलाइट कर देना, ये हो जाए भैया, ये 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ 43 क्वेश्चन। जब एक्स गुणसूत्र को वहन करने वाला कोई शुक्राणु किसी अंड को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन होता है? ठीक है, एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स है तो क्या हो जाएगा? एक्स करता है ना, तो क्या हो जाएगा? टोटल 44 होते हैं, 44 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 44 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स एक्स सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 ये हो गया आंसर। ये भी आपका अटल 2023 में आया रखा है क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न 44। वह जीव जिसमें जननकाय में कोई उभार विकसित होकर नया जीव बन जाता है कौन सा? ठीक है, वह जीव जिसमें जननकाय में कोई उभार विकसित होकर नया जीव बन जाता है कौन सा? तो जननकाय में उभार विकसित होता है, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, राइजोपस में, या यीस्ट में? किस में होता है? आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो जननकाय में उभार होता है किसमें? यीस्ट में। ऑप्शन है इसका आंसर राइट है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? यीस्ट है, हो गया आपका आंसर, यीस्ट है। वह जीव जिसमें जननकाय में कोई उभार विकसित होकर नया जीव बन जाता है, ठीक है, उभार होगा उसके बाद क्या होगा? नया जीव उत्पन्न होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? यीस्ट होता है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में बहुखंडन होता है, आपको पता है, ठीक है। और यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन में ही क्या होता है? कोई उभार बनता है, उससे क्या होता है? नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य में वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसनों में ग्लूकोज का विखंडन के प्रारंभ में कौन सा अणु उत्पन्न होता है? ठीक है, तो कौन सा अणु बनता है? पायरुवेट अणु बनता है, ठीक है। कौन सा बनता है? पायरुवेट। कौन सा बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट अणु बनता है, ठीक है, ठीक है, पायरुवेट अणु बनता है। उसके बाद ही क्या होता है? बाकी की प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्लूकोज के विखंडन के आरंभ में। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। टोटल 45 क्वेश्चन हैं आपके जो जीव विज्ञान में इंपॉर्टेंट हैं,
बोर्ड की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपकी राय है वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी और विषय पर या किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल की वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।